हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके चर्चा हेतु आज हम आमंत्रित किए हैं श्री राजेश जी को। राजेश जी को मेरा नमस्कार। बजट से समाज के हर क्षेत्र के लोगों को ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। इस बजट से क्या वह उम्मीदें पूरी होती दिख रही हैं? बजट ज्यादातर आंकड़ों का खेल होता है जो आम लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता है। हमारे दर्शकों को इस बजट को सरल शब्दों में थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करें। राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। वैसे मैं बताता चलूं कि अर्थशास्त्र का मैं भी कोई कभी अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा, तो शायद एक जो अर्थशास्त्री सीजन्ड अर्थशास्त्री की तरह मैं अपनी बात को नहीं रख पाऊं, और आंकड़े भी बिल्कुल नए नए आए हैं, ताजा हैं, तो उन आंकड़ों को भी मुझे देखने के लिए जो मैंने लिखा हुआ है उसकी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक इस बजट की दिशा दशा को अगर आपको देखना है तो इसकी वानगी मैं एक दिखा देता हूं कि ये बजट किन लोगों के लिए है। जैसा कि कहा धर्मेंद्र जी ने कि समाज के हर क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा होती है कि इस बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। तो किनके लिए है, किनके लिए नहीं है, पहले उसकी एक वानगी दिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। वानगी ये है कि डायमंड के ऊपर, हीरे के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी गई। मतलब हीरे का जब आप गहना, अंगूठी वगैरह कुछ भी लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। और दूसरी तरफ मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई। फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सब्सिडी में 26.6% की सब्सिडी काटी गई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस बजट की दिशा दशा किस ओर है। हीरे के गहने कौन खरीदेंगे और यूरिया से, मनरेगा से किसका फायदा या नुकसान होगा, आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब आता हूं इस बजट के ऊपर। ये बजट 39.44 लाख करोड़ रुपीस के हैं, 39.44 लाख करोड़ रुपए का। अब सरकार को शिकायत रहती है कि हम हमेशा आंकड़ों को कम कर देते हैं, तो चलिए हम आंकड़ों को थोड़ा बढ़ा देते हैं बातचीत करने की सुविधा के लिए। इसको 39.44 करोड़ की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा कहते हैं। 40 लाख करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2022-23 में भारत सरकार खर्च करेगी। वो खर्चे अलग अलग हेड्स में होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं। लेकिन एक मूल प्रश्न है कि खर्च आप कहां से करेंगे। जब आपके पास आमदनी होगी, रेवेन्यू होगा, तभी तो आप खर्च करेंगे। तो आमदनी भारत सरकार की कितनी है? आमदनी है भारत सरकार की 22 लाख करोड़ रुपए। और जब आप ये 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को 22 लाख करोड़ के रेवेन्यू से माइनस कर दें तो 18 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा गैप है। तो ये जब पैसे होंगे ही नहीं तो आप खर्च कहां से करेंगे? वित्त मंत्री को पूछा जाए तो वो शायद जवाब दे दे कि नहीं, बोरोविंग्स हैं, लोन्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से, विनिवेश से हम पैसे जुटाएंगे। बट कितने? अगर इन तीनों चीजों को जोड़ दूं, बोरोविंग्स, लोन और डिसइन्वेस्टमेंट के फिगर को, तो हायर से हायर एंड पे भी ये 2 लाख करोड़ रुपए जाता है। मतलब 22 करोड़ जो रेवेन्यू आएगा और 2 लाख करोड़, ये 24 लाख करोड़ के बाद सरकार के पास पैसे ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो जब पैसे हैं नहीं तो खर्च नहीं होंगे। और उसकी भी झलक पिछले बजट को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं कोई बात हवा में नहीं कह रहा हूं। पिछले साल का बजट 2021 और 22 का वो था 34.80 लाख करोड़ रुपए का, मतलब 35 लाख करोड़ रुपए का। और भारत सरकार ने अभी तक मात्र 60% उसका खर्च किया है। तो बजट आप चाहे 35 लाख करोड़ रुपए का बनाएं या 40 लाख करोड़ रुपए का बनाएं,
आप बमुश्किल खर्च करने के लिए 24 से 25 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करने के हालत में है। बजट चाहे जितना बड़ा बना के आप दिखा दें, रेवेन्यू नहीं है, आप खर्च नहीं कर सकते हैं। और ये मैं जो कह रहा हूँ 22 और 2 लाख, ये एकदम बिल्कुल हायर एंड पे है। इसके बाद सरकार के पास कहीं से कोई प्रोविजन नहीं है, चाहे वो एयर इंडिया को बेच दिया, उसके बाद जितनी मर्जी वो पीएसयूज बेचने के लिए प्रावधान कर लें, लेकिन वो 24 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार होता नहीं है। और बजट में इन्होंने किसको किसको क्या क्या दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि मनरेगा में सरकारें, जब राज्य की सरकारें हो या देश की सरकार हो, जब भी बात होती है तो बात होती है गरीबों की, किसानों की। गरीब की बात पहले कर लेते हैं। गरीब जो है कोरोना काल में भी या कोरोना से पहले भी गरीबों के लिए जो एक सबसे सफल या जो सपोर्टिव प्रोग्राम था वो था मनरेगा का। और लोग बेकार हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, ये एक सर्वमान्य तथ्य है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं है। हम अपने आसपास में भी देखें तो लोगों की आमदनी कम हुई है, लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं। और सरकार ने क्या किया, जो पिछले साल मनरेगा के अंदर में 98,000 करोड़ का एलोकेशन था, इस बार का एलोकेशन है 73,000 करोड़। मतलब सीधा सीधा 25,000 करोड़ रुपए की कटौती ये मनरेगा के अंदर में है। सरकारें बहुत पीठ थपथपा रही हैं कि कोरोना काल में जब काम नहीं था, लोग भूखे थे, हमने उनको अन्न दिया, उनको हमने, अभी तो यूपी में इलेक्शन है तो नमक और तेल भी दे रहे हैं। वो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य कानून, उसमें 81 करोड़ लोगों को आप बेनिफिट दे रहे हैं। काम अभी भी नहीं है, लोगों को नौकरियां अभी भी मिलने की कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही है। और आपने क्या किया, जो बजट पिछले साल 2,86,000 करोड़ रुपए का था, उसको आपने सीधा घटा के 2,06,000 करोड़ रुपए कर दिए। मतलब 80,000 करोड़ रुपए की कटौती, किसकी, गरीबों की। और अगर ये मनरेगा के 25,000 करोड़ रुपयों को जोड़ लें और ये फूड सिक्योरिटी के 80,000 करोड़ रुपयों को जोड़ लें, तो ये आंकड़ा होता है 1,05,000 करोड़, जो सीधे सीधे गरीबों के पेट पे लात मारने का काम इस सरकार की बजट ने किया है। फिर बात आती है कृषि क्षेत्र की। अच्छा, इसमें मैं जोड़ता चलूं कि इस देश में 70% के करीब बच्चे हैं जो नॉरिस्ट हैं, कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार है मतलब उनको अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। तो यही आने वाला बच्चा तो भविष्य के का नागरिक होगा। उन भविष्य के नागरिकों के लिए सरकार ने क्या किया, पिछले साल न्यूट्रिशन के अंदर में जो बजट 64,000 करोड़ रुपए का था, उसको घटा के 42,000 करोड़ रुपए आपने कर दिए। मतलब सीधे सीधे 22,000 करोड़ रुपए की कटौती बच्चों के न्यूट्रिशन फंड पे। सरकार कहती है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो पहली शर्त है वो है कि आपको एग्रीकल्चर फील्ड और रूरल जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट में आपने क्या किया, रूरल डेवलपमेंट में भी आपने ये किया कि जो पिछले साल का एलोकेशन था बजट में 1,55,000 करोड़ रुपए का, उसको भी घटा के आपने 1,33,000 करोड़ रुपए कर दिए। मतलब यहाँ पे भी 22,000 करोड़ रुपए की कटौती। तो गरीबों के पेट पे भी लात मार रहे हैं, बच्चों को भी आप जो है वो नॉरिश फूड के लिए जो बजट है उसको आप कम कर रहे हैं। रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन कैसे होगी, उस पे विजन तो नहीं है, वो तो एक प्रश्न है, लेकिन विजन के अलावा जो फंड एलोकेशन था उसमें भी आपने 22,000 करोड़ रुपए की कटौती की। हेल्थ एक जो बहुत ही वाइटल है, और आपने, हम सबने देखा है कि कोरोना काल के अंदर में स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल था, और ये जो देश में लोग मरे उसके पीछे कहीं ना कहीं इन खराब स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले वर्ष जो है वो एलोकेशन था 86,000 करोड़ रुपए का। इस बार आपने क्या किया है,
86,600 करोड़। अब सरकार पीठ थपथपा सकती है कि भाई साहब हमने पिछले साल के तुलना में 600 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, लेकिन ये जो महंगाई दर जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जो आज के दिन में 5.5% का भी अगर हम इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर को जोड़े तो ये 600 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। मतलब आप वहीं पे खड़े हैं जहां पिछले साल खड़े थे 86,000 करोड़ पे, आप वहीं पे खड़े हैं। आपने वर्चुअली कुछ भी नहीं दिया है हेल्थ सेक्टर को एक्स्ट्रा। और शिक्षा के भी लगे हाथ बात कर ले, जो वाइटल फील्ड्स हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। शिक्षा की क्या स्थिति रही है हम सब लोगों ने देखा है। क्लासेज, स्कूल्स बंद हुए हैं। सबसे पहली गाज अगर किसी पे गिरी है बंद करने की, तो वो सबसे पहले हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया और हम मान लेते हैं कि आपका एक शुभ भाव था, आप एक पॉजिटिव सोच के साथ बंद कर रहे थे कि बच्चे इन्फेक्टेड ना हो, टीचर्स और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो इफेक्टेड ना हो, इसलिए आपने बंद किया। लेकिन अगर बंद हुआ तो क्या इस देश में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके पास मोबाइल और इंटरनेट की फैसिलिटी है? नहीं है। तो पढ़ वही बच्चे पाए जिनके पास में मोबाइल की सुविधा थी, इंटरनेट की सुविधा थी। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक गुणात्मक ह्रास हुआ है, क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन हुआ है। तो इसको कवर अप करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको बजट बढ़ाना चाहिए था। आपने क्या किया? आप वही बजट जो पिछले साल एलोकेट किया था उसी फिगर को आपने न सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में कंटिन्यू किया, बल्कि जो मिड डे मील है उसमें भी आपने कोई बढ़ोतरी नहीं की। मतलब आप, अगर हम आपके नियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो ये दर्शाता है कि आपकी नियत साफ नहीं है। आप नहीं चाहते कि देश का जनमानस, देश का गरीब जो है वो पढ़ के आगे आए। तो आप ये देखिए, अब आप समझने की हालत में हैं कि सरकार की मंशा क्या है कि हीरे के ऊपर में आप कस्टम ड्यूटी कम करके हीरे का जो है गहना और ज्वेलरी उसको सस्ता कर रहे हैं, और बाकी हर फील्ड के अंदर में आप जो, और वो फील्ड जो बिल्कुल वाइटल फील्ड्स हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड, और क्या कहते हैं आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात ले लीजिए। एग्रीकल्चर के फील्ड में बजट में कहा निर्मला सीतारमण जी ने कि गेहूं और चावल की खरीद पे हम 2,37,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सुनने में आंकड़ा बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, एमएसपी 2,37,000 करोड़ रुपए। लेकिन वहां पे उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले साल इसी मद में उन्होंने 2,48,000 करोड़ रुपए दिए थे। मतलब 11,000 करोड़ रुपए की यहाँ भी कटौती है। और मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि जो बढ़ती महंगाई दर को से जब आप इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो ये 11,000 करोड़ रुपए और ज्यादा हो जाएंगे। फर्टिलाइजर की आप बात कर लीजिए। फर्टिलाइजर के अंदर में भी, एक सेकंड लूंगा मैं, फर्टिलाइजर के अंदर में पिछले साल 1,40,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन था, और इस बार आपने उसे घटा के 1,05,000 करोड़ रुपए कर दिया। 35,000 करोड़ रुपए का की कटौती फर्टिलाइजर के फील्ड में। एग्रीकल्चर में भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गरीबों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस देश का जो नया नागरिक हो, जो बच्चे स्वस्थ हों, उनके लिए भी आप कटौती कर रहे हैं। और तो इन आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, या उनके पास विकल्पों का अभाव है, या शायद कहीं ना कहीं किसी सोच का अभाव है। कोई सशक्त सोच, कोई विजन शायद नहीं दिखता इस बजट से। और इस बजट के अंदर जो एक गाथा गाई गई कि हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, ये शब्दों का एक माया जाल जो है इस सरकार की एक विशेष खासियत रही है। वो नए नए आडंबर, नए नए शब्द, वो शब्दावली गढ़ते हैं, जिन शब्दावली के जाल में, जिन मीठे शब्दों के जाल में आप उलझ के रह जाएं। क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जो आंकड़ों का खेल है,
सामान्य जनमानस नहीं समझता है। जो कुछ पढ़े लिखे लोग समझते हैं वो शायद आंदोलन के लिए जमीन पे नहीं उतरते हैं, वो गोष्ठियों में बात करके शायद खामोश हो जाते हैं। तो ये अमृत काल मतलब हम अभी देश की आजादी के 75वें साल से गुजर रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि ये 25 साल का विजन है। मतलब 25 साल के बाद इसका असर दिखेगा या 25 साल के दरमियान इसका असर दिखेगा। तो अब इनसे कोई पूछे कि भाई साहब हम भूख से आज मर रहे हैं, नौकरी हमें आज के दिन चाहिए, 25 साल बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? हमें आज क्या दे रहे हो? यक्ष प्रश्न ये है। भूख हमें लगी है, रोटी हमें आज चाहिए, 25 साल के बाद का हम 25 साल के बाद देखेंगे या सोचेंगे। जबकि सब लोगों को लग रहा था कि यूपी में इलेक्शंस हैं तो शायद कुछ अच्छा मिलेगा मिडिल क्लास को। तो बेचारा मिडिल क्लास तो वो बीच वाला हमेशा बीच का ही बन के रह जाता है। न सरकारें चिंता करती हैं, कोई चिंता नहीं करता। सब लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में कम से कम कुछ बदलाव होगा और कुछ रिलीफ मिलेगी। सरकार ने कहा कि नहीं, हम इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया। अच्छी बात है, नहीं किया, लेकिन साथ में एक जुमला भी गढ़ दिया कि लेकिन हमने कर भी नहीं बढ़ाए हैं। कर नहीं बढ़ाए ये बात सही है, लेकिन ये जो महंगाई दर बढ़ती जा रही है जिसके कारण चीजों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा नुकसान है ना उपभोक्ता का या मिडिल क्लास का या कोई भी परचेजर है उसके लिए। उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है लेकिन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और आप उसे कहीं रिलीफ देने को राजी नहीं हो। अगर इनकम टैक्स का स्लैब कुछ बढ़ाते 1 लाख 2 लाख रुपए का, तो निश्चित तौर पे मिडिल क्लास के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता। और ये बात इनको क्यों नहीं समझ में आती है कि मिडिल क्लास एक ऐसा उपभोक्ता वर्ग है जो पैसों को खर्च करता है। अगर वो पैसे खर्च करेंगे मतलब वो सामान खरीदेंगे, सुविधाएं खरीदेंगे, सर्विसेज खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो इकोनॉमी आज गिरती पड़ती अवस्था में दिख रही है उसको एक मोमेंटम मिलेगा, उसको एक इम्पेटस मिलेगा। बट पता नहीं कौन से अर्थशास्त्री इनको समझाते हैं कि मीडियम क्लास मध्यम वर्ग के पेट पे लात मारते रहो, वो निरीह है, वो अब कुछ करेगा नहीं। जितना उसको दबाना है, जिसको जितना उसको प्रेशर बनाना है, आप बिल्ड करते रहें। तो लबो-लुबाब यही है, बाकी आंकड़े तो बहुत हैं। चूंकि 40 लाख करोड़ का खेल है, तो ये तो मैंने फिर भी कुछ 5-1 लाख करोड़ रुपए की बात की है। मुझे लग रहा है चूंकि ये शिक्षा, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर वगैरह हमारे फंडामेंटल और कोर इश्यूज है जो हमसे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इनकी बात की है। अगर इसमें कोई प्रश्न है या कुछ और हो तो फिर बात को हम आगे ले चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों को एक मुझे ये बोलना था कि इन्होंने जो अमृत काल की जो घोषणा की है, जिसमें अमृत काल तो तब दिखाई पड़ेगा कि जब लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये सरकार 60 लाख रोजगार पैदा करेगी, वो किस तरीके से रोजगार पैदा करेगी। दूसरी बात कि उनके पास क्या ऐसा उपकरण है या क्या कहां पर है, क्योंकि अभी जो है केंद्र सरकार में 9.25 लाख पद जो है वो खाली। तो ये कैसे सरकार इसको पूरा करेगी अगर ये मतलब एक तरीके से लोगों को प्रयास कर रही है, ठगने का प्रयास कर रही है, क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बोलते हैं कि एफडी का रेट जो है वो गिर रहा है और लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप तो सीधा सीधी उनको जुआ खेलने का जो है वो तरीका बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ एफडी का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करो और लोगों को जुआ का लत लगाओ। एक तरफ आप दारू की दुकान को खोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि योग योग करो, और एक तरफ आप भोग की सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार विफल दिख रही है। और लोगों की क्रय शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, इस पे हम आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। और ये जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फिजिकली है नहीं लेकिन वो उसको लगाया जाता है, जैसे कमोडिटीज मार्केट की बात है कि जहां पर फसल नहीं है लेकिन वो वहां पे खरीद बिक्री होकर वो मार्केट के भाव को बढ़ाया जाता है, आर्टिफिशियली चढ़ाया जाता है, जिससे वो फिजिकल में भी उसको दिखाई पड़ता है कि इसका रेट बढ़ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये पूंजीपति वर्ग को, लोगों की मानसिकता को
एक तरफ से मटेरियलिस्टिक की ओर लेके जाने का है कि सिर्फ पैसा बनाओ और पूंजीपति को ज्यादा फायदा दे रही है सरकार, मुझे ऐसा लगता है। आम इसमें आम लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, जो पूंजीपति वर्ग है उन्हीं को ज्यादा सरकार फायदा दे रही है। तो आम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी सकते हैं, या हम ऐसी कौन सी नीति को लाएं जिससे जो हमारा लोगों का जो क्रय शक्ति है वो बढ़े, है ना। तो ये इसके बारे में आप अपना थोड़ा दृष्टिकोण दीजिए। देखिए, पहला इसमें 3 सवाल आपने रखे हैं। पहला वो एक जॉब का था, दूसरा परचेजिंग कैपेसिटी की थी, और फिर आपने एक वो शेयर मार्केट के माध्यम से आपने पूछा कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि सरकार जो है विजनलेस है, दिग्भ्रमित है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। ग्राउंड रियलिटीज को हमसे और आपसे कहीं बेहतर सरकारें जानती हैं, लेकिन उसको एक ढकने का प्रयास किया जाता है। और आप याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव होने थे, तब एक नारा दिया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। 2014 और आज हम 2022 में बात कर रहे हैं। 8 साल के अंदर में इस सरकार ने कितनी नौकरियां दी, इनसे पूछा जाए। आप खुद कह रहे हैं कि तकरीबन 9 लाख वैकेंसीज बाकी मतलब है, केंद्र, सीट भर केंद्र सरकार के अंदर में सिर्फ। तो खाली इसका मतलब है कि आपने 2 लाख करोड़ नौकरियां देने की बात की, लेकिन आप लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, या नहीं देने में आप विफल रहे हैं। दूसरी बात, अभी लेटेस्ट पे आ जाते हैं। कोई कह सकता है कि भाई साहब 7 साल 8 साल पहले की बात क्यों कर रहे हैं आप, अभी की बात कीजिए। अभी अभी तो मंत्री जी ने कहा कि 60 लाख नौकरियां देंगे। 60 लाख नौकरियां देंगी, कब देंगी, कैसे देंगी, इसका कोई रोड मैप उन्होंने दिया नहीं दिया। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन शायद जब वो बजट प्रेजेंट करके निकल रही थी पार्लियामेंट से, तो पत्रकारों ने ये सवाल पूछा उनसे कि ये 60 लाख नौकरियां आप कैसे देंगी, बट उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया कि उनके पास जवाब है ही नहीं। ये 60 लाख नौकरियां अगले 5 साल में दी जाएंगी, या इस पूरे अमृत काल में दी जाएंगी, 25 साल के अंदर दी जाएंगी, ये खुलासा नहीं किया। कोई रोड मैप नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ मैं एक चीज और जोड़ता चलूं, जो कि जब हम पिछले अनएम्प्लॉयमेंट पे हम बात कर रहे थे, तो एक आंकड़ा आया था CMIE का कि 5.5 करोड़ युवा जो है तत्काल नौकरी की उनको आवश्यकता है। 5.5 करोड़ लोग, और उसमें डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स वाले लड़के हैं। तो जब आज 5.5 करोड़ लोगों को जॉब्स चाहिए, तो ये 60 लाख नौकरियां, अगर मैं एक बारी प्राइमा फेसी या दिल को बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है, मैं मान भी लूं कि वो 60 लाख नौकरियां दे भी देंगे, तो अगर इस 5.5 में से 60 लाख को माइनस कीजिए तो 5 करोड़ तो फिर भी बेरोजगार खड़े हैं। तो विजनलेस सरकार है, दिग्भ्रमित है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें नहीं करें। और उसके जो जड़ में है, जहां आपने भी इशारा किया कि क्या ये सरकार कहीं पूंजीपतियों के हित में तो काम नहीं कर रही है, तो सोने हीरे के गहने को सस्ता करना इस बात को इंगित करता है कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों का हित साध रही है, और हमारे आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो छोड़िए, जो गरीब से गरीब तबका भी है, उसके भी पैसे को निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। और इस देश में खेल के एक भगवान कहे जाते हैं, वो एक एड है। उस एड की ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। वो अपने ड्राइवर को कन्विंस कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब ये जो हमारे आइकन्स हैं, ये जब कुछ कहते हैं तो एक बड़ा जनमानस उससे प्रभावित होता है। वो अपने ड्राइवर को क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि एक बड़े वर्ग का पैसा ऑलरेडी निचोड़ा जा चुका है, तो अब ऐसा वर्ग चाहिए, ऐसा क्लास या क्लस्टर चाहिए जिसके पैसे को निचोड़ा जा सके। चाहे वो ड्राइवर की नौकरी कर रहे हो, या क्लास 4 के एम्प्लॉइज हो, या दूसरे छोटे काम कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि उनको एक सब्ज बाग दिखाकर कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारे पैसे अचानक से बढ़ जाएंगे। ये कुछ नहीं है, बल्कि हमारे जेब में बचे खुचे पैसे को भी पूंजीपतियों के तरफ ले जाने का सिर्फ
एक प्रयास है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है कि भाई सरकार की ये खामियां हैं, विफलता है, दिग्भ्रमित है। तो क्या हम और आप बैठ के सिर्फ निंदा करने के लिए बैठे हैं या कोई सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है। और वो काम है, ये जो पैसे सीमित हाथों में जाके, कुछ गिने चुने हाथों में जाके जो संचित होता जा रहा है, जो एक्यूमुलेट हो रहा है इन अ लिमिटेड हैंड्स, न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि दुनिया भर में। पीछे एक आंकड़ा आया था कि कोरोना काल में जो है इतने पूंजीपति, अरबपति बढ़े, पूंजीपति नहीं अरबपति बढ़े। विश्व के कुछ गिने चुने अरबपतियों की जो पूंजी है, वेल्थ है, वो $13 ट्रिलियन बढ़ गई। अब $13 ट्रिलियन को मैं अगर उसमें भारतीय आंकड़ों में कन्वर्ट करूं तो शायद मैं अभी कर भी नहीं पाऊंगा। तो ये जो पैसा एक्यूमुलेट होके कुछ हाथों में पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो इसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। और ये जो होल्ड किया हुआ पैसा है, रोका हुआ पैसा है, इसको जो है इकोनॉमी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इकोनॉमी तभी सस्टेन करेगी, सरवाइव करेगी, स्ट्रेंथन होगी जब ये पैसा इकोनॉमी का हिस्सा रहेगा। जब तक कुछ लोगों के पास पैसा होगा, तब तक इस देश और दुनिया के सैकड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए बाध्य रहेंगे। दोनों टाइम का उनको खाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुपोषित बच्चों से देश बनेगा। और जब ऐसे बच्चे होंगे तो आप सोच के देखिए कि हम क्या उनको शिक्षा दे पाएंगे, क्या स्वास्थ्य, पैसा दे नहीं रहे तो ना स्वास्थ्य मिलेगा ना शिक्षा मिलेगा। तो आप अगर एक मजदूरों का देश बनाना चाहते हैं, आप फ्री पे डिपेंडेंट होने वाले लोगों का देश बनाना चाहते हैं, क्या यही आपकी मंशा है? नारे लगाते हैं तो आप 130 करोड़ 135 करोड़ की बात करते हैं, बट 135 करोड़ को आपने दिया क्या है? तो सॉल्यूशन पार्ट में तो धर्मेंद्र जी सबसे पहला है कि ये जो होल्ड किया हुआ पैसा है, एक्यूमुलेटेड पैसा है, इसको मार्केट में लाया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं श्री प्रभात रंजन सरकार जी, जिन्होंने कि एक सामाजिक आर्थिक दर्शन, प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, प्रौत का प्रतिपादन किया। और प्रौत के दर्शन के पहले मौलिक सूत्र में वो कहते हैं, समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। Without the clear permission and approval of the society, no physical wealth allowed to be accumulate। आपको नहीं मिलेगा। तो वो जब पैसा इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा ना, हमारा विकास के हमारे प्रोजेक्ट्स चलेंगे। तो विकास के प्रोजेक्ट्स में कौन लगेंगे? लोग ही तो काम करेंगे हमारे देश के। तो जब हमारे देश के लोग काम करेंगे तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो निश्चित तौर पे गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे। और जब गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो एक जो समाज आज न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रहा है, वो कहीं ना कहीं बेहतर और खुशहाल जीवन जी पाएगा। और हमारा एक सवाल ये था कि जो सरकार जो पूंजीपति को आज सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक मार्केट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट जो कराया जा रहा है, तो जो आम लोगों का जो जेब है वो धीरे धीरे खाली हो रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं करे और सारा कुछ पैसा जो है पूंजीपति के हाथ में चले जाए, और धीरे धीरे करके लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इसीलिए अपना इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करे। और ये क्या कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का जितना कर्ज है वो माफ कर दे रहे हैं, है ना। और बैंक का धीरे धीरे एनपीए बढ़ते जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह, इसीलिए 4 5 6 बैंकों को मर्ज भी कर दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंटरेस्ट देकर या निवेश कराकर क्या अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपना निवेश कर रहा है, क्योंकि वो निवेश इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसको अनिश्चितता का माहौल है, कि वो देख रहा है कि भाई हमें खाने के लिए नहीं है कुछ, तो वो अपने पैसे को वहां निवेश कर दिया। ठीक है, वो भी जो सीनियर सिटीजन हैं आज के डेट में, क्योंकि वो भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो वो भी निवेश कर दिए कि भाई हमें बैंक से कुछ मिलना चाहिए। तो ये जो अनिश्चितता का माहौल है, इस अनिश्चितता के माहौल में जो बेरोजगार लोग हैं, जो मतलब सही में मतलब वो कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीपति वर्ग है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन वो पूंजी का अपना खेल बना रहा है।
तो ये इसको जो ये जो भ्रष्टाचार है, इस सरकार जो इसको बढ़ावा दे रही है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? ये आपका कि सवाल जो है, जैसे ये जो बैंकिंग जो सिस्टम है, ये बैंकिंग सिस्टम को हम कैसे जो हमारी जो आपके पास कोई ऐसा दृष्टिकोण है कि जो बैंकिंग सिस्टम को ठीक कर सके, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम में हम लोन ले रहे हैं, उसका हम एनपीओ को हम मतलब कर्ज को माफ करके, और फिर जो है आखिर वो पैसा आ कहाँ रहा, वो तो आम आदमी के माध्यम से ही आ रहा पैसा। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को ठीक हम कैसे करें? ये आपने जो बात कही उसमें सवाल जो आपने उठाया उसके अंदर ही कहीं ना कहीं जवाब भी निहित था। फिर भी थोड़ा सा उसको मैं एलेबोरेट करूंगा। एक ये जो बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस पे हमें अलग से एक चर्चा करने की आवश्यकता है। इसको अगर हम बजट में क्लब करेंगे तो शायद हमारा टॉपिक थोड़ा डेविएट हो जाएगा, लेकिन जो आपने एक मूल प्रश्न उसमें उठाया है उसके ऊपर जरूर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। अभी जैसे एयर इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, एयर इंडिया, ये जो आप इशारा कर रहे हैं उसको मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि सरकार इस देश के जनमानस के अंदर ये भाव पैदा करना चाह रही है, ये उनके मन में, दिल में बिठाना चाह रही है कि हम, ये अगर इकोनॉमी को कोई चला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर चला सकता है और कोई नहीं चला सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप निजी क्षेत्र में कीजिए, आप सरकारी बैंकों में मत कीजिए, सरकारी प्रोजेक्ट्स के अंदर में ना करें। ये मानसिकता हमारी बनाई जा रही है। और कैसे मानसिकता बनाई जाती है इसका भी एक उदाहरण दे देता हूं। 3-4 साल पहले की बात है, हम सब लोग को याद होगा, टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, एक बॉम्बार्डिंग की गई हमारे ऊपर। आप इतने चैनल्स के पैसे क्यों देते हैं? आप उन्हीं चैनल्स के पैसे दीजिए जो आप देखते हैं। उसमें ट्राई भी शामिल थी, सारे केबल ऑपरेटर्स भी शामिल थे, सारे चैनल्स भी शामिल थे। एंड रिजल्ट क्या हुआ? जितने पैसे में हम सारे चैनल्स देखते थे, आज के दिन में उतने पैसे में या तो हम आधे चैनल देखते हैं या 40% चैनल्स देखते हैं, या फिर वो पूरे चैनल्स देखने के लिए हमें दुगना से ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बॉम्बार्डिंग की जा रही है हमारे ऊपर कि सरकार जो है, सरकार का काम पहली बात तो बिजनेस चलाना नहीं है। और ये अगर इस देश का भला कोई कर सकता है, अर्थव्यवस्था का भला कोई कर सकता है, तो ये पूंजीपति लोग ही कर सकते हैं। तो पूंजीपतियों के साथ जुड़िए, चाहे वो शेयर मार्केट के नाम से जुड़िए, या ये जो क्रिकेट चैनल्स के ऊपर में, स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर में आजकल आप देखे होंगे कि बाढ़ आ गई है, ये गेम खेलो, इतने करोड़ रुपए जीतो, लेकिन उसमें एक लाइन को बहुत तेजी से निकाल दिया जाता है, वो ये होता है कि ये करने से आपको इसकी खेलने की लत पड़ सकती है। ये लत पड़ाया जा रहा है हम लोग को। ये हम लोगों के जेब में जो बचे खुचे पैसे हैं, एक सब्ज बाग दिखाकर कि हम भविष्य में धनाढ्य हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, ये दिखा के बचे हुए पैसे भी निकाले जा रहे हैं। और जो उदाहरण मैं दे रहा था वो एयर इंडिया का था। एयर इंडिया का जो पूरा लोन था वो था 61,000 करोड़ रुपए का। ये कर्ज किसके ऊपर था? भारत सरकार की एयर इंडिया थी। उस लोन की कटौती करते 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 उसको 25,000 करोड़ रुपया कर दिया गया और फाइनली टाटा ने उसकी बोली लगाई 18,000 करोड़ रुपए की। और वो 18,000 करोड़ रुपए में भी जो लोन का पार्ट है वो टाटा जो है बैंकों से ही लेके देगा। तो सरकार ने लोन भी माफ कर दिए, एक बड़ा एसेट था वो उसने एक तरह से पीनट्स भी नहीं बल्कि फ्री में, बोलिए फ्री से भी, फ्री में भी दिया और पैसे भी दिए। अब आप कहेंगे कि फ्री में दिया और पैसे कैसे दिए? मैंने एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूछा, मैंने दीपम को पूछा, दीपम डिपार्टमेंट है जो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए ऑथराइज नोडल एजेंसी है, और मैंने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को पूछा कि आपने कितने का एसेट जो है वो एयर इंडिया में टाटा को सौंपा है। सबने जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल दी कि नहीं नहीं, हवाई जहाज तो हमारा है ही नहीं, हवाई जहाज तो वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का है, वो देखेगा। सिविल एविएशन ने मुझे जवाब दे दिया कि वो डिसइन्वेस्टमेंट दीपम ने किया है, दीपम देखेगा। मुझे आज तक जवाब मिला नहीं।
ठीक है। तो ये जो है ना, एक मानसिकता बना दी गई है कि पूंजी प्राइवेट सेक्टर ही जो है हमारे लिए काम करेगा और हमें उन्हीं के पास पैसे अपने लगाने चाहिए। अब वो क्या है, आपको रिझाने के लिए वो जुए का भी मोड हो सकता है, और शेयर मार्केट भी जुआ ही है। जब कोरोना काल में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था निगेटिव में जा रही थी, तब जो है शेयर मार्केट बूम कर रहा था। तो उसकी कोई वैलिड वजह हो नहीं सकती है सिवाय इसके कि आर्टिफिशियली उसको बूम कराया जा रहा था, और बजट के कुछ पहले अचानक से उसको जो है गिराया जाने लगा। ये बड़े प्लेयर्स हैं। क्यों? सरकार के ऊपर दबाव बनाने की शायद एक मंशा रही हो कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स वो ले सके। और देखिए, उनके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स इंपोज नहीं किया गया है। उनके ऊपर कहीं ऐसी कोई जो था कि कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया जाए, या जो बड़े पूंजीपति हैं उनके ऊपर कुछ सरचार्ज लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसी की परिणति है कि शेयर मार्केट अचानक से बजट के प्रेजेंट होने के क्रम में ही वो बूम करने लगा। सारी चीजें पूंजीपतियों के लिए प्रेरित है। 110, 130 से 135 करोड़ लोग नारों में सीमित हैं। और अपनी तरफ से मैं इस बात को यहां पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि प्रौत के दर्शन को समग्रता में अपनाकर ही इस परेशानी से बचा जा सकता है, निजात पाया जा सकता है, और सुख, खुशहाली और समृद्धि का अगर सपना देखा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के माध्यम से। ये पूंजीवादी व्यवस्था, धर्मेंद्र जी, मैं आपको दावे से कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था बहुत कम समय में ध्वस्त होने वाली है। और ये जब किला गिरेगा तो आप भी जानते हैं कि इसका हश्र क्या होगा। आप उसके लिए ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1929 में जब अमेरिका में क्राइसिस आई थी, शेयर मार्केट क्रैश किया था, और जब वो ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी तो करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोगों ने आत्महत्या की। इस बार का तो ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि ना सिर्फ इकोनॉमी क्रैश करेगी, बल्कि जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो शायद लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करेगा। तो इसलिए मैं सरकार को भी निवेदन कर रहा हूं, पॉलिसी मेकर्स तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं आपके इस वीडियो के माध्यम से, सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आप प्रौत के सिद्धांत को अपना लेंगे, ये नहीं कि दिमाग आप लगाएं, तब नहीं होगा। दिमाग लगाएं कि इनकम टैक्स में प्रौत की व्यवस्था कहती है कि इनकम टैक्स नहीं होगा, लेकिन आप इनकम टैक्स कहें कि ठीक है हम इनकम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो इनकम टैक्स नहीं लेके फिर आप अपना नुकसान कर लेंगे। ये आत्महत्या करने वाली बात होगी। तो फर्स्ट सीलिंग ऑन वेल्थ, फिर आप इनकम टैक्स में छूट देने की बात कीजिए। ठीक है ना? तो समग्रता में अपनाना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े में बात नहीं बनेगी। जी बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारे प्रश्नों का उत्तर रखा और लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया। और मैं सभी दर्शकों, जो भी हमको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो अपने कमेंट्स डाल सकते हैं कि उनको यह कैसा सेशन लगा। और अभी हम ये सेशन करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टॉपिक्स हैं इसको लेकर, सरकार के जो बेरोजगारी को लेकर या बैंकिंग सिस्टम को लेकर, या जो हम रोजगार कैसे पैदा करेंगे इसको लेकर, जो प्रौत के जो सिद्धांत हैं, जो प्रौत का जो दृष्टिकोण है, उसको हम आपके सामने लाकर रखेंगे, क्योंकि वही एक विकल्प है जो हमें जो इस धरा को या इस समाज को सुख और शांति और समृद्धि ला सकता है। तो हम अपने सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और दादेश जी आपको भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये मौका दिया। बहुत धन्यवाद आपका।